26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और यही नहीं, लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। महोदय, ये तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी महामारी। और उसमें इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई। गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उन सबके स्किल मैपिंग के साथ साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सब को करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं या बैंकों से लोन ले लेंगे। वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एफआरबीएम एक्ट की जो लिमिट है उसके अंदर ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान की व्यवस्था है और राजकोषीय घाटे को हमने उसके दायरे में रखा, सीमित रखा है। ये प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना भी है कि इतनी बड़ी आबादी को कोविड 19 जैसी महामारी का सामना करते हुए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए ये वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, जिसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए थी विपक्ष को भी कि चलिए, आखिर जो टेस्ट हुए, क्या वे टेस्ट क्या किसी की जाति देख करके हुए थे? क्या वैक्सीन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे? क्या राशन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे? क्या नहीं। ये तो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, यही तो है। ये वही मूर्त रूप है। योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, सब तक पहुंचाने का काम किया गया और उस सीमा को हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। कल मैं सुन रहा था नेता विरोधी दल की बातचीत को, कैसी बात कर रहे थे, और उन्होंने यहां पे खन्ना जी के बजट भाषण में शेरू शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? क्या
संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन मुद्दे को भटकाने का प्रयास कैसे होता है? महोदय, एक और नमूना वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे ना, 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है। लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी। और जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा। लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरीह, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सब के हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। महोदय, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले
तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राज्य का जो अपने रेवेन्यू थे, कुल सोर्स थे, उसमें से केवल 33% का ही उपयोग हो पाया, यानी 33% ही उसमें योगदान कर रहा था। और आज जब खन्ना जी बजट को प्रस्तुत करते हैं 22-23 में, इसका कंट्रीब्यूशन 44% है, 44% है। 16-17 में ऋणों से वित्त का जो बजट पोषण होता था, वित्त पोषण जो होता था बजट का, वह 20% था और 23-24 में यह घटकर के आज मात्र 16% हो गया है। यानी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। पूर्व के बजट, पहले पूर्व के बजट के लिए ही 8%, यानी बजट में 8% जो राशि थी वह तो ऋणों के ही ब्याज में चुकता हो जाती थी। आज ये घटकर के लगभग 6.5% पर आया है। 22-23 में 6.5 पर आ गया है। इसको और कम करने का प्रयास हो रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है, हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया ये? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को, आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं, वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है।
उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं, मार्केट में ओडीओपी छा रही है, यूनियन बजट का ही पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसकी हम तौहीन करें, ये तो हम अपने हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं। उनको हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिए वो जाति का विषय हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसके हुनर का सम्मान है। और उसको सम्मान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं।